नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी, उसके अलावा पीसीएस का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 21 देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीएस के, सभी रखे हैं मैंने आपके सामने। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से समझ लेना। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो अब इसे करने की कोशिश करें। कि देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी वाहन में जब पीछे का दृश्य देखते हैं हम, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है इसमें। तो देखो इसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का। वाहनों में जब हम पीछे का दृश्य देखते हैं तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो इसके करने के कारण कई हो सकते हैं उत्तल दर्पण को। देखो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखना, सदैव सीधा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है एक तो सीधा बनता है और एक आभासी बनता है। और ये वस्तु से, यानी जिस क्षेत्र का ये प्रतिबिंब बनाता है उससे काफ़ी छोटा बनता है। समझ सकते हो कि इसके माध्यम से आप काफ़ी बड़े क्षेत्र का एक छोटा सा प्रतिबिंब इसी के अंतर्गत बना सकते हो। तो ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि पीछे का जो दृश्य होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको एक छोटे से दर्पण में आप देख सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से जो ड्राइवर वगैरह जब गाड़ी चलाते हैं तो उसको पीछे का दृश्य देखने में काफ़ी आसानी हो जाती है, तो इसी वजह से बनाते हैं। और देखो एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, लेकिन वो उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो आप समझ सकते हो अगर अवतल दर्पण लगाएंगे तो उस वस्तु में, यानी उस दर्पण में आएगा ही नहीं, वो तो काफ़ी बड़ा बनेगा। तो इसी वजह से लगाते हैं उत्तल दर्पण को। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। किस में रजत नहीं होता है। देखो रजत किसे कहते हैं, रजत चांदी का पर्यायवाची है, तो चांदी समझ सकते हो आप। कौन सा पदार्थ है इसमें से, कौन सा धातु है जिसमें चांदी नहीं होता है, ये पूछा है इसमें। क्या हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कप कास्टिक। देखो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, याद रखना। भले ही इसके नाम में लग रहा हो सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर कहीं भी नहीं होता है। और ये जर्मन सिल्वर जो होता है एक मिश्र धातु होता है, और इसमें देखा जाए तो तकरीबन 60% तो इसमें कॉपर होता है। कॉपर होता है इसमें, ठीक है। और इस कॉपर के अलावा इसमें तकरीबन 20% निकिल होता है, निकिल। और निकिल के अलावा तकरीबन 20% ही जिंक होता है इसमें। तो जिंक, कॉपर और निकिल, इन तीनों से ये मिश्र धातु बनता है जर्मन सिल्वर। तो इसमें चांदी नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। कौन सा यशद पुष्प कहलाता है। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड या जिंक क्लोराइड। देखो यशद पुष्प किसको कहा जाता है, तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जिंक ऑक्साइड जो होता है इसको यशद पुष्प कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड, ZnO को, यानी इसको जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यशद पुष्प। और देखो यशद पुष्प जो होता है एक सफ़ेद पाउडर होता है, और इसका जो प्रयोग करते हैं हम, जैसे पिगमेंट को बनाने में करते हैं, कॉस्मेटिक को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है जिंक ऑक्साइड, इसका जिंक ऑक्साइड का। इसके अलावा गिलास बनाने में भी करते हैं, स्याही में भी प्रयोग करते हैं। तो समझ सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसको यशद पुष्प कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील यानी अचुंबकीय हो जाता है। किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है। देखो आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में बता दूं कि एक ये इस्पात होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है एक इस्पात होता है, और इसकी खासियत होती है कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्लों में ख़राब नहीं होता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों अम्लों में ये ख़राब नहीं होता है, याद रखना। और जो साधारण इस्पात होते हैं ना, उसकी अपेक्षा ये ताप भी अधिक सह सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं ये ताप को सहन करने की इनकी क्षमता जो साधारण स्टील होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। और देखा जाए तो इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में इसको मिलाया जाता है क्रोमियम को, ठीक है। ये इसका जो ये क्या बोलते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक में अम्लों में ये खराब होने का जो इसमें गुण उत्पन्न होता है ना, क्रोमियम को मिलाने से होता है। अगर आप इसमें क्रोमियम मिला दोगे तो फिर ये खराब नहीं होता है। और देखो क्रोमियम के मिलाने से ही ये इस्पात जो होता है स्टेनलेस स्टील, इसका जो बाह्य तल होता है यानी बाहरी आवरण जो होता है इसका, वो निष्क्रिय हो जाता है। इसी वजह से ये अचुंबकीय हो जाता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमियम। अगर स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम को मिला दोगे तो इसका बाहरी क्षेत्र अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अब निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। कौन सा उर्वरक
है जो रासायनिक नहीं है। तो देखो आपको करें इसके सामने क्वेश्चन में, देखो कि पहला यूरिया दिया है। यूरिया का तो काफ़ी प्रयोग होता है उर्वरकों में, तो देखा होगा यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है। उसके अलावा सुपर फास्फेट देखो ये भी रासायनिक है, और पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये तीनों ही रासायनिक उर्वरक हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो होता है ये रासायनिक उर्वरक नहीं होता है, और इसका उपयोग जो करते हैं हम फोटोग्राफी के क्षेत्र में किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में। तो इसका जवाब तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो उर्वरकों के बारे में बताऊं, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जो उर्वरक जो होते हैं हम जब डालते हैं पेड़ पौधों में तो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। और पौधों के लिए आप सभी को पता होगा 3 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं नाइट्रोजन को, उसके अलावा फास्फोरस को भी करते हैं, और तीसरा होता है पोटेशियम। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पौधों के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। और देखो भारतीय मृदा जो है, अधिकतर जितने प्रकार की मृदा हैं सभी में देखा जाए तो नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकतर कमी ही पाई जाती है। एक आध में मिल जाती है, पर अधिकतर एवरेज देखा जाए तो कमी ही पाई जाती है सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम सल्फेट जो होता है रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम प्लास्टिक को गलाते हैं तो ये पूछा है कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखो प्लास्टिक से, इसमें ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, एक सेकंड, ऑप्शन ए में पॉलीनाइट्रोजन नहीं, पॉलीनाइट्रोजन नहीं, इसमें प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीथिलीन। ऑप्शन डी सही होगा इसका। पॉलीथिलीन जो गैस है वो उत्पन्न होती है प्लास्टिक से। और प्लास्टिक के बारे में बताऊं आप सभी को कि यह सामान्यतः देखा जाए तो उच्च अणु भार वाले बहुलक होते हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः देखा जाए तो पॉलीथीन से बने होते हैं, पॉलीथिलीन से बने होते हैं, ठीक है। तो इसी को गलाने से आप देखोगे तो पॉलीथिलीन गैस ही निकलेगी जब इसी से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका फर्जी ही बनता है, और लाइक शेयर भी करो। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने 7वां, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है इसमें कि कैफीन चाय तथा कॉफ़ी का संगठक है, और कैफीन एक मूत्रवर्धक भी होता है। देखो इसमें पहले कथन में दिया हुआ है कि कैफीन जो होता है चाय तथा कॉफ़ी का संगठक होता है, और कैफीन एक मूत्रवर्धक भी होता है, यानी कैफीन को पीने से मूत्र की वृद्धि होती है। देखो कैफीन के बारे में बताऊं कि कैफीन का जब कैफीन का प्रभाव देखा जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है मुख्य रूप से, तो ठीक है। इसके कई फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसका देखो फायदे में देखा जाए तो अस्थमा के जो रोगी होते हैं उसके इलाज में कैफीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि ये रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है और मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो देखो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, और ये चाय और कॉफ़ी में देखा जाए तो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसमें पहला तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखना है अब इसमें मृदु पेयों में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। जो मृदु पेय होते हैं उसमें सामान्यतः क्या सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है? तो देखो ये दूसरा भी सही हो जाता है कि क्योंकि मृदु पेय जो होते हैं उसमें देखा जाए तो सिट्रिक अम्ल का प्रयोग ही किया जाता है। देखो इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे खाद्य पदार्थ और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनका स्वाद खट्टा करने के लिए सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और देखो नींबू में पाया जाता है, ये काफ़ी पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। देखो पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा और भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो ये पहले 1 और 2 तो सही हो जाते हैं। तीसरा देखो एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या एस्कॉर्बिक अम्ल जो होते हैं, तो देखो इसका तीसरा भी सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होते हैं ये दांतों को हड्डियों और दांतों के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो एस्कॉर्बिक एल्कोहल के बारे में बात करूं आपसे, ये विटामिन सी में पाया जाता है, और इसका प्रयोग मुख्यतः अम्ल हड्डियों, ये एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में काफ़ी आवश्यक होता है ये। तो ये पहले 3 तो सही हो जाते हैं। चौथा देखो इसमें हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। तो देखो इसमें ये चौथा जो दिया हुआ है ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये सिट्रिक अम्ल का एक अच्छा प्रस्तावक नहीं होता है, ये तो खराब होता है।
यानी इसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो साइट्रिक अम्ल का जो अच्छा प्रस्तावक होता है ना, तो वो मौलिक अम्ल होता है। कौन सा मौलिक अम्ल? देखो एस्कोर्बिक अम्ल, बार बार कह रहा हूँ मैं, एस्कोर्बिक अम्ल हम सामान्यतः कहते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही है एस्कोर्बिक, और ये जल में घुलनशील विटामिन होती है, विटामिन सी जो होती है। इसके अलावा विटामिन बी भी होती है, बी और सी जो होती हैं जल में घुलनशील होती हैं। इसके अलावा अधिकतर जितनी भी विटामिनें होती हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। और देखो इसके कार्यों के बारे में बता दूं, विटामिन सी या एस्कोर्बिक अम्ल के बारे में, ये ऊतकों का निर्माण करता है, मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा हड्डी और दांतों के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे रुधिर जब निकलता है तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये एस्कोर्बिक अम्ल। तो काफ़ी योगदान है इसका। लेकिन ये जो एस्कोर्बिक अम्ल है ये सेट्रिक अम्ल का एक अच्छा प्रस्तावक नहीं होता है, याद रखना। तो पहले 3 सही हो जाते हैं, चौथा गलत है। सही होगा इसका ऑप्शन बी 1, 2, 3। निम्न रासायनिकों पर विचार करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 में बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन। अब इसमें से देखना है कि कौन सा ड्राई क्लीनिंग रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में कौन सा लाया जाता है इन चारों में? तो देखो इसने यही पूछा है कि ड्राई क्लीनिंग से समझ पा रहे होंगे, हम बोलचाल की भाषा में ड्राई क्लीनिंग वर्ड सुना हो आप सभी ने, कि जैसे शादी ब्याह का जब टाइम चलता है तो उस टाइम जैसे हम ब्लेजर पहनते हैं, कोट वगैरह पहनते हैं या शेरवानी वगैरह, तो उसकी ड्राई क्लीनिंग होती है। यानी ये जल से नहीं धुलाई होती है, इसकी ड्राई क्लीनिंग होती है। और ड्राई क्लीनिंग जो होती है ना, वो ऐसी एक प्रक्रिया होती है जिसमें जल के अलावा अन्य विलायक द्वारा धुलाई की जाती है। यानी इसमें जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी निर्जल धुलाई कहा जा सकता है इसको हिंदी में। जो ड्राई क्लीनिंग होती है इसको कैसे कह सकते हो? निर्जल धुलाई, यानी जल के अलावा धुलाई, जल के बिना धुलाई। और इसमें हम किस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखो इसमें हम बेंजीन का भी प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी करते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट का भी करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का भी करते हैं। तो लेकिन इसमें जो ट्राइक्लोरोएथिलीन जो दिया हुआ है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके पहले 3 जो सही हैं, इसमें चौथा है जो इसमें ये गलत हो जाता है। तो इसमें सही है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? मनुष्य का कौन सा अंग है जो एक हानिकारक विकिरणों में से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, बताओ। हानिकारक जो विकिरण होते हैं सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है इसमें? तो देखो मनुष्य की जो आंख होती है, देखा जाए तो जितने भी हानिकारक जो विकिरण होते हैं उसमें सबसे अधिक सुप्रभाव्य होती है, यानी संवेदनशील आंख होती है मनुष्य की। सबसे पहले हानिकारक होते हैं वो आंख के लिए जो हानिकारक विकिरण होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें पहला कथन है आपके सामने कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। और कारण है इसमें कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखो हरी सब्जियां जो होती हैं उसमें अधिक मात्रा में, आप सभी को पता होगा, विटामिन ए पाया जाता है। और जब आप हरी सब्जियों को खाना कम कर दोगे तो उसमें आपके पास विटामिन ए की कमी हो जाएगी। और जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी, आप सभी ने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी रोग तो हो ही जाएगा। तो समझ सकते हो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो यह कारण भी सही है और कथन भी सही है, दोनों ही बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। दोषयुक्त वृक्क वाले यानी दोषयुक्त वृक्क यानी किडनी। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि दोषयुक्त किडनी यानी वृक्क वाले व्यक्तियों में देखा जाए तो अपोहन का उपयोग किया जाता है। और इसमें निहित प्रक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है आप सभी को। तो देखो इसमें निहित जो प्रक्रम है वो परासरण होता है। क्या होता है? परासरण। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और देखो इसके वृक्क यानी किडनी के बारे में बता दूं, मनुष्य और उसके अलावा अन्य भी जो स्तनधारी होते हैं उन सभी में उत्सर्जी अंग के रूप में होता है और एक जोड़े में होता है। ये जो होता है
ये वृक्क यानी किडनी जो होती है मनुष्य और उसके अलावा अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा होता है, और जो रुधिर परिसंचरण में इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जी उत्पादों को हटाना, उसके अलावा साथ ही साथ देखा जाए तो रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो रुधिर यानी किडनी जो होती हैं मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो इन सभी को आप सभी को अच्छे से बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा परासरण। निम्नलिखित में से सही कथन पर चयन कीजिए। पहला है इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत युवाओं के स्वास्थ्य के लिए एक विशेष सेवा शुरू करने का प्रावधान किया है। तो देखो इसमें ये पहला तो गलती है इसमें, क्योंकि ये जो योजना है ना आशा एवं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उसकी मदद से लागू की जा रही है, और इसमें देखा जाए तो स्कूल नहीं जाने वाले जो युवा हैं उसके लिए है ये योजना। तो ठीक है, पहला तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर वर्ग के किशोर और किशोरियों के खून के अलावा आँख, कान और गले की जाँच इसके तहत की जाएगी, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका ये बिल्कुल ठीक है कि स्कूल नहीं जाने वाले युवाओं के लिए यह योजना आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से लागू करने की योजना है, तो इसका ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है? तो देखो स्कर्वी समझ पा रहे होंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी को कहा जाता है उसी की कमी से होता है ये स्कर्वी जो रोग है, या फिर सूखा रोग भी कह सकते हो इसको। नहीं, सूखा रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है, जो कैल्सीफेरॉल है उसकी कमी से होता है सूखा रोग, ये स्कर्वी रोग ही है। ठीक है, स्कर्वी रोग में देखा जाए तो इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा फल है इन चारों में से जो निभाता है, यानी जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होगी वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसमें स्कर्वी में। तो देखो आपने पढ़ा होगा आंवला जो होता है, आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा खट्टे पदार्थ में भी, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में ये विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, चीकू में, आंवला में, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है इसमें विटामिन सी आंवले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंवला जो है स्कर्वी के इलाज में इन चारों में सबसे अधिक उपयोगी है। यानी स्कर्वी का इलाज करना है तो उसमें पहले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही होगी कि उसमें अधिक से अधिक विटामिन सी की पूर्ति करो, क्योंकि ये तभी तो होता है जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखो अब सूची फर्स्ट का इसमें सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए हुए हैं, दूसरे साइड में राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो देखना है जो पुरातात्विक स्थल है उसका किस राज्य से संबंध है। शिशुपालगढ़, ये शिशुपालगढ़ जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। ये पुरातात्विक स्मारक स्थल है शिशुपालगढ़, कहाँ है? उड़ीसा में। तो एक का तो हो जाएगा 3 आपके सामने। और पिपरहवा जो पुरातात्विक स्मारक स्थल है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको याद कर लेना आप, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बी का 4 हो जाएगा। गोलपाड़ा पड़ता है ये असम में, और बिष्णुपुर ये मणिपुर में पड़ता है। तो सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका बिल्कुल, ऑप्शन सी 3 4 1 2। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, पिपरहवा उत्तर प्रदेश में, गोलपाड़ा असम में, बिष्णुपुर मणिपुर में। नेक्स्ट देखो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित हैं? तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी कि रुद्रदामन जो प्रथम था उसकी विभिन्न उपलब्धियां जो लिखाई गई हैं, उसने अपना उसका खुद का जो अभिलेख था वो जूनागढ़ अभिलेख था, सभी को पता होगा। और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख भी इसी को कहा जाता है, जूनागढ़ अभिलेख को। देखो रुद्रदामन ये शक वंश का महत्वपूर्ण शासक था, सभी को पता होगा। जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा इसी के द्वारा लिखवाया गया था। सुदर्शन झील का जब इसने मरम्मत कराई थी उसका भी उल्लेख इस पर कराया था। देखो सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था गिरनार पर्वत पर, सभी को पता होगा। लेकिन उसकी पुनर वो जो कह सकते हो
यानी पुनर्निर्माण जो कराया था वो रुद्रदामन ने कराया था और उसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख पर ही कराया था इसने। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त ने भी अपनी स्कंदगुप्त ने इसकी दोबारा फिर और आगे मरम्मत करवाई थी जूनागढ़ अभिलेख की, और उसका उल्लेख भी इस पर किया था उसने। और देखो इसके अलावा एक अभिलेख और बता दूं, इलाहाबाद स्तंभलेख जो है उसको अशोक के द्वारा लिखवाया गया, उस पर विजयों को लिखवाया समुद्रगुप्त ने, और जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक का उल्लेख किया, और अकबर के द्वारा, या पहले जब कौशाम्बी में था तो अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। एक देखो एक और है एरण अभिलेख। जब अभिलेखों की बात हो गई है तो एरण अभिलेख के बारे में और जान लो, उसको लिखवाया था भानुगुप्त ने। एरण अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एरण अभिलेख है भानुगुप्त ने लिखवाया, इस पर जो भारत में सती प्रथा थी उसका सबसे पहला उल्लेख इसी पर मिला है। एरण अभिलेख पर पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख पर मिला, तो एरण अभिलेख पर, काफ़ी फेमस है। स्कंदगुप्त से संबंधित एक भीतरी गुफा अभिलेख भी है, और देखो पूना ताम्रलेख भी है एक, जिसको प्रभावती ने लिखवाया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, उसके द्वारा पूना ताम्रलेख लिखवाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित था? जो तक्षशिला था प्राचीन काल का शिक्षा का केंद्र था और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी कहा जाता है इसको। तो यह किन किन नदियों के बीच में था? तो देखो काफ़ी फेमस हो जाता है ये अपने आप में, और ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ये जो तक्षशिला है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था, और इस्लामाबाद से देखा जाए तो तकरीबन ये 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़ता था ये। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है, तो तक्षशिला की स्थापना 6वीं-7वीं शताब्दी में की गई थी, 6वीं-7वीं में। ठीक है, याद रखना। और प्राचीन काल का ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, देखो आ गया क्वेश्चन, वही अभी बताया मैंने। तो प्राचीन काल में ये तक्षशिला ही हुआ करता था, और मौर्य काल का भी सर्वाधिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये तक्षशिला। और देखो चंद्रगुप्त, वो जो चाणक्य हुए हैं, कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु जो हुए हैं, उनका भी संबंध इसी से है, तक्षशिला से। उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी। और देखो एक नालंदा विश्वविद्यालय भारत का काफ़ी फेमस है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की गई थी गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, और 6वीं-7वीं में की गई थी तक्षशिला की। तो काफ़ी फेमस हैं। आगे देखो, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक, तो देखो मुद्रा राक्षस को लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, काफ़ी पता होगा आप सभी को। और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित और कादंबरी। और ये जो कलहड़ है इसके बारे में आपको बताना है कि इसके द्वारा क्या लिखी गई। और देखो हर्षवर्धन के बारे में बताऊं, उसके द्वारा लिखी गई थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तक लिखी गई थी। इन सभी को याद कर लेना। कालिदास की तो आप सभी को पता ही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम वंशियम, इसके अलावा कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम। देखो ये मालविका और अग्निमित्र के बारे में, प्रेम कहानी के बारे में उल्लेख है इसमें, मालविकाग्निमित्रम जो है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हैं ये सभी। आगे देखो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, यानी उनकी मृत्यु किस जगह पर हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी? देखो महात्मा बुद्ध के बारे में एक चीज़ और याद रख लेना कि इनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को हुई, और इनका महापरिनिर्वाण भी उसको हुआ था पूर्णिमा को। काफ़ी फेमस हो जाते हैं। देखो इनका जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल का कपिलवस्तु है उसका एक गांव पड़ता है लुम्बिनी, वहाँ पर 563 BC में हुआ था, और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, और फिर ये बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिलवस्तु तो वही हो गई, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, नेपाल में जगह है उस जगह पर। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी, और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक देखा जाए तो इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। तो वो कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट देखो, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, सभी को पता होगा, 1206 में। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था।
और गुलाम वंश रहा था 1206 से लेकर के 1290 तक। दिल्ली सल्तनत पर आप सभी को पता होगा पांच वंशों ने शासन किया था। पहला हुआ गुलाम वंश, फिर हुआ खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर एंड में लोधी वंश। सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखना। भले ही स्थापना गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हो, लेकिन सुल्तान जो कहा गया था, पहला वास्तविक सुल्तान ये इल्तुतमिश को कहा गया था। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, ये भी सुल्तान बनी थी। सबसे पहली रजिया सुल्तान महिलाओं में कही जाती है, तो किसको कहा जाता है सुल्तान? रजिया सुल्तान को। बलवन भी काफ़ी फेमस है, ये भी इसी से संबंधित है, गुलाम वंश से। लोह एवं रक्त की नीति इसी ने चलाई थी। सजदा और पाइबोस तो काफ़ी फेमस हैं बताने को तो इन सभी के बारे में, लेकिन समझ लो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगरा में किसने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? देखो इसमें ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे आप, नूरजहां के द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया था। ये नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी, और इसका जो वास्तविक नाम था मेरुन्निसा था। पहले इसका नाम मेरुन्निसा था, इसको फिर नूरजहां के नाम से जाना गया। ये पहले एक विधवा थी, उसी से विवाह किया था। ये एक शेर अफगान था, उसकी पत्नी थी। उसकी मृत्यु के बाद फिर जहांगीर ने इससे शादी की थी। और देखो नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग था इसके पिता का नाम। उसको फिर एतमादुद्दौला भी कहा जाता है, और उसी का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। और नूरजहां की माता का भी नाम था, उसके बारे में भी बता दूं, अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम के बारे में याद रख लेना कि गुलाब से इत्र बनाने का जो आविष्कार किया गया था वो नूरजहां की माता अस्मत बेगम के द्वारा बनाई गई थी, गुलाब से इत्र। तो समझ सकते हो एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। नेक्स्ट देखो अब, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी, इसके साथ भारत आने वाला पहला इतिहासकार कौन था? देखो महमूद गजनवी के बारे में बताऊं आप सभी को कि ये एक तुर्क था। महमूद गजनवी जो हुआ करता था एक तुर्क था, और ये अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में एक गजनी नामक गजनी जगह पर एक वंश चला करता था जिसका नाम गजनी रखा गया था। उसको फिर यामनी वंश भी कह सकते हो आप। और उसकी स्थापना की गई थी अलप्तगीन के द्वारा। और अलप्तगीन का दामाद बना था, पहले वो गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ही बेटा था ये महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का ही बेटा था महमूद गजनवी। देखो पहले सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण किया था, आप सभी को पता होगा, और पेशावर पर शासक था जयपाल। तो जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया और उसकी मृत्यु भी कर दी थी। फिर उसके बाद 998 में महमूद गजनवी वहाँ का शासक बना था। तो उसने शासक बनते ही कसम ले ली थी कि मैं हर साल भारत पर आक्रमण करूँगा, यानी भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। और देखो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका आक्रमण का जो उद्देश्य था, भारत में हर साल आक्रमण किए इसने कुल देखा जाए तो 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पर, 1000 से लेकर के 1027 तक। और ये जो आक्रमण किए इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था ना महमूद गजनवी के आक्रमण का, वो एक तो था धन लूटना और दूसरा था मूर्ति पूजा को नष्ट करना। मूर्ति पूजा को नष्ट करना और धन लूटना इसके आक्रमणों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, देखो हिंद का युद्ध आक्रमण किया उसने, जयपाल को पराजित किया 1001 में, उसको उपहास करके छोड़ दिया। फिर जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा 1006 में इसने जो नगरकोट मंदिर है हिमाचल प्रदेश में उस पर आक्रमण किया। 1008 में इसने पेशावर में फिर दोबारा से आक्रमण किया था। जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, उसको भी हराया था इसने। फिर 1014 में आक्रमण किया था इसने हरियाणा में जो स्थानेश्वर मंदिर है उसको नष्ट किया था, वहाँ पर चक्र स्वामी की मूर्ति थी उसको नष्ट कर दिया था इसने। फिर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है इसका 1025 का, जो इसने गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर किया था। सबसे फेमस आक्रमण महमूद गजनवी का 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, और ये इसका 16वां आक्रमण था। पूछा जा सकता है कौन सी नंबर का? 1025 में 16वें नंबर का आक्रमण था, जिसने जैसे इसने कुल 17 किए थे उसमें 16वां आक्रमण था। देखो जो सोमनाथ मंदिर था कहा जाता है कि वो लकड़ी का बना हुआ था, उसमें एक सोने का दरवाज़ा था, उसके अलावा उसमें भगवान शिव की एक सोने की मूर्ति थी और एक खजाना भी था उसमें। तो ये सभी को लूट करके ले गया था वहाँ से।
और देखो इसके द्वारा जब आखिरी आक्रमण किया गया था 1027 में, यानी 17वां आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा। पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण कब और किस पर हुआ, तो याद रखना 1027 में हुआ और जाटों पर हुआ था, जो भरतपुर आगरा का क्षेत्र है उस जगह पर हुआ था। फिर अगले साल ही इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस युद्ध में काफ़ी इसको यानी काफ़ी कठिनाई हुई थी जीतने में या निकलने में, काफ़ी घायल हो गया था, तो काफ़ी कह सकते हो काफ़ी परेशानी हुई थी। फिर 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये पहला मुस्लिम था जिसने भारत में गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी, याद रखना। और देखो ये जो उपाधि दी जाती थी ना गाजी और सुल्तान की, ये बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी। और गाजी का मतलब बता दूं आप सभी को कि गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। क्या होता है? काफिरों का नाश करने वाला होता है। तो याद रखना महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकारों में इन ऑप्शनों में देखा जाए तो अलबरूनी था, इसके अलावा एक और आया था फिरदौसी, और एक बैहाकी भी था इसी के टाइम में। तो अलबरूनी काफ़ी फेमस हो जाता है, प्रथम विदेशी था जो अलबरूनी इसी के टाइम में आया था और पुराणों का अध्ययन भी किया था अलबरूनी ने, याद रखना। और 1030 में इसने किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसको तहकीक हिंद भी कह सकते हो आप, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। और देखो फिरदौसी के बारे में बता दूं, फिरदौसी इसका दरबारी लेखक था और जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। और बैहाकी भी था इसकी के टाइम में, उसके द्वारा तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी गई थी। जो महमूद गजनवी का पिता था सुबुक्तगीन, उसकी बायोग्राफी लिखी गई थी किसके द्वारा? बैहाकी के द्वारा। तो काफ़ी कुछ बताया मैंने इसके बारे में आप सभी को। आगे देखो, अब खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था। खानवा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, पहले तो ये जान लो कि देखो खानवा का युद्ध है बाबर से, तो बाबर के द्वारा लड़ा गया था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध बाबर ने किससे लड़ा था? तो राणा सांगा से लड़ा था, उसको पराजित भी किया था बाबर ने। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। देखो खानवा बाबर ने युद्ध लड़े थे 1526 में, तो सभी को पता होगा। पहला लड़ा था पानीपत का युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी से। दूसरा 1527 में लड़ा था इसने खानवा का युद्ध राणा सागा से। और 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय से। और सबसे एंड में जो इसने युद्ध लड़ा था घाघरा का युद्ध लड़ा था, घाघरा का। और काफ़ी फेमस युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो इसके द्वारा 1529 में लड़ा गया था, 1529 में। और थल और जल दोनों पर लड़ा गया था, उसमें इसने अफगानों को पराजित किया था। और देखो काबुली मस्जिद और काबुली बाग की स्थापना इसी के द्वारा बाबर के द्वारा की गई थी हरियाणा के पानीपत में। इसके अलावा इसने आराम बाग यानी रामबाग कह सकते हो, अगर आप आगरा गए हो तो रामबाग सुना होगा आपने, आराम बाग या रामबाग, इसकी भी स्थापना की थी इसने, आगरा में की थी। और पानीपत का जो काबुली बाग है वो काफ़ी फेमस है, उसको तो आप याद ही कर लेना, वो पानीपत में बनाया था इसने। और अपनी इसने आत्मकथा खुद लिखी थी, आत्मकथा जो खुद लिखी गई थी तुझके बाबरी, उसको बाबरनामा भी कह सकते हो। तो देखो इसके अलावा जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन उसको अपनी पूर्ण नहीं किया था उसने, उसमें सहयोग भी किया गया था। तो बाबर और ये जो जहांगीर हैं इन दोनों के द्वारा अपनी आत्मकथाएँ लिखी गई थी। जहांगीर की जो आत्मकथा थी जहांगीरनामा या तुझके जहांगीरी, उसको पूर्ण किया था आगे चल के मोतबिंद खान ने। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था राणा सांगा को। आगे देखो, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त जो तुकाराम थे उनके टाइम में मुगल सम्राट कौन था? देखो तुकाराम के बारे में बताऊं कि तुकाराम का जो काल रहा था तकरीबन 1608 से लेकर के 1649 का टाइम समझ सकते हो तुकाराम को। और उसी हिसाब से अगर मुगल शासकों में देखा जाए तो देखो जहांगीर बना था 1605 से, यानी जहांगीर बना था अकबर के बाद 1605 से लेकर के 1605 से 1627 तक बना था जहांगीर। फिर जहांगीर के बाद बना था शाहजहां, शाहजहां बना था 1627 से लेकर के 1657 तक। तो समझ सकते हो तुकाराम के टाइम में ये दोनों शासक हुए हैं, लेकिन शाहजहां इसमें दिया नहीं है तो जहांगीर दिया है। तो जहांगीर तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर रहा था इसके टाइम में। क्या जवाब हो जाएगा इसका? हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन सी, जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम जो है। और देखो तुकाराम के बारे में बताऊं, ये मराठा भक्त संतों में देखा जाए तो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तुकाराम। आगे देखो, कथन कारण देखने इस क्वेश्चन में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेना चाहिए आप सभी को।
क्योंकि इसी को कहा जाता है पागल सुल्तान। पागल सुल्तान तो कहा जाता है, लेकिन ये अरबी और फारसी भाषा का काफ़ी विद्वान था, याद रखना। देखो काफ़ी विद्वान था, लेकिन जनता उतनी विद्वान नहीं थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ना तो इसकी बात जनता को समझ में आती थी और ना जनता की बातें इसको समझ में आती थी। जब ये मरा था तो इसके बारे में ये भी कहावत है कि जब ये मरा था तो कि जनता को राजा से मुक्ति मिल गई और राजा को जनता से। तो काफ़ी फेमस है ये अपने आप में। और इसी के टाइम में आया था इब्न बतूता, जिसने रहला यानी सफ़रनामा को लिखा था, और इसने अपना इसको काजी भी बनाया था, सभी को पता होगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी की मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। और 3 स्थानों को छोड़ करके देखा जाए तो इसका संपूर्ण भारत पर ही तकरीबन अधिकार था, जैसे कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना, इन क्षेत्रों को छोड़ करके इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो काफ़ी इसने प्रयोग भी किए थे। सती प्रथा को प्रतिबिंबित करने की पहली बार इसने कोशिश की थी, लेकिन इसके टाइम में काफ़ी विद्रोह हुए थे, याद रखना। 24 तो उत्तर भारत, 27 तो विद्रोह हुए थे इसके टाइम में दक्षिण भारत में, और 7 विद्रोह हुए थे कुल मिलाकर के उत्तर भारत में हुए थे। कुल मिलाकर के इसके टाइम में विद्रोह हुए थे 34। तो इसमें देखो पहला जो है इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, जिसको इब्न बतूता ने दीनार कहा था। तो देखो इसका पहला तो सही है। दूसरा देखो, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखो ऐसा तो कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, तो ये दूसरा तो इसमें गलत ही हो जाएगा। तो समझ लो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखो आपको पहले तो इसके दूसरा जो ये इसमें कारण दिया हुआ है इसके बारे में बता दूं कि ये गलत क्यों हो जाता है। क्योंकि इसने जब खुरासन अभियान और उसके अलावा एक और है कराचिल अभियान, ये जो अभियान किए थे उसी के दौरान इसने सैनिकों की भर्ती, उसके लिए नकद वेतन, उनके लिए सुविधाएं, इन सभी की व्यवस्था के लिए इसने स्वर्ण सिक्के की सांकेतिक मुद्राएं तो जारी की थी। लेकिन इसने ये जो नए स्वर्ण सिक्कों को जारी करने का जो उद्देश्य था ना इसका, ये कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वो यानी पश्चिमी एशियाई और उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की सांकेतिक मुद्राएं जारी करे। तो ऐसा तो ये जो दूसरा कथन दिया हुआ है ऐसा तो कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है, तो इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप से संबंधित है हल्दी घाटी का युद्ध, जो मेवाड़ के शासक थे, और ये 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को, तो ऑप्शन बी इसका सही है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, यानी अकबर के सेनापति थे मान सिंह, उनके मध्य हुआ था ये। मुगल सेना का नेतृत्व तो इसमें मान सिंह और आसफ खान ने किया था, तो समझ सकते हो काफ़ी फेमस है 1576 का। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ वो समाप्त हो गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जब किया था तो किन प्रांतों से किया था? अधिक 27 का सही जवाब बताना है आपको। देखो 1857 के विद्रोह के बाद जब सेना का चयन किया गया था तो उसके लिए सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील कमीशन आया था, सभी को पता होगा। और देखा जाए तो उसमें सैनिकों की भर्ती के लिए एक रॉयल कमीशन गठित हुआ था, और बड़ी ही कुटिलता से उसमें देखा जाए तो फूट डालो और राज करो की नीति भी ये भी अपनाई गई थी। और इसी में देखा जाए तो गोरखा के रेजिमेंट है उसी सुनी होगी आपने, तो गोरखा सैनिकों, सिखों और पंजाबी यानी उत्तर प्रांतों से उसमें भर्ती किए गए थे, क्योंकि वो अधिकतर युद्ध में काफ़ी मजबूत होते थे, काफ़ी कट्टरता से लड़ते थे, उनको शामिल किया था इन्होंने। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। इसमें मिलान करना है, सूची फर्स्ट एक साइड में नदी है, दूसरी साइड में देश है। पोटोमेक नदी किस देश में पड़ती है? पोटोमेक नदी, तो देखो पोटोमेक नदी पड़ती है कहाँ पर? यूएसए में पड़ती है, और इसी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। नील नदी ये सूडान से होकर के निकलती है, अफ्रीका में पड़ती है, आप सभी को पता होगा। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो सूडान हो जाएगा इसमें, मिस्र तो है नहीं। टिग्रिस कहाँ से निकलती है? टिग्रिस निकलती है इराक से। दजला, फरात नदियों के बारे में सुना हो तो आपने, उसी से समझ सकते हो। टिग्रिस, टेम्स ये इंग्लैंड में बहती है, टेम्स लंदन जो है इसी के किनारे है। तो पोटामेक हो जाएगा 2, नील नदी हो जाएगा 4, टिग्रिस हो जाएगा ईरान,
2-4-3-1 तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो इसका सही जवाब होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये जो थी ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, तब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी और इसकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी 26 जुलाई 1876 को की गई थी कोलकाता में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा की गई थी। ये काफ़ी फेमस संस्था थी। और देखो इसी संस्था ने देखा जाए तो सिविल सेवा जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें सुधार की मांग को लेकर के तथा एल्बर्ट बिल था, उस एल्बर्ट बिल जैसे इन दोनों विवादों को देखा जाए तो लेकर के आंदोलन चलाया था। एल्बर्ट बिल जो बिल था उसके विवादों को लेकर के इसी ने आंदोलन चलाया था जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। आगे देखो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सभी को पता होगा 1939 में त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश की जो त्रिपुरी है उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये विजयी भी हुए थे। पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था चुनाव में, लेकिन महात्मा गांधी उसे अपने पर ले गए, अपनी खुद की हार समझ ली थी, काफ़ी दुखी हो गए थे। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने जब महात्मा गांधी को दुखी देखा तो उसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने उसमें त्यागपत्र दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी उन्होंने, 3 मई 1939 को। आगे देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष, तो देखो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से ही आप सभी को पता हो तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी 1920 में और इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित हुई? अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान महासभा जो थी कहां पर आयोजित की गई थी सर्वप्रथम? तो देखो ये हुई थी कहां पर? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, आप सभी को पता हो। उसके बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना की गई थी। और देखो इसका जो प्रथम अखिल भारतीय किसान महासभा का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। किसको? सहजानंद सरस्वती को। ये भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो सहजानंद सरस्वती बने थे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो 1857 में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 4 मई 1857 को विद्रोह हुआ था लखनऊ में और लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था तब। तो इसमें वहाँ पर नेतृत्व किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। और अपना इनका पुत्र था, एक अल्प आयु था यानी कम वर्ष का ही था वो, उसका नाम था ब्रिजेश कादिर, उसको नवाब बना दिया था। ब्रिजेश कादिर को नवाब बना दिया था इन्होंने। देखो पूछा जाता है कि अवध का आखिरी नवाब कौन था? तो याद रखना ब्रिजेश कादिर था। ब्रिजेश कादिर का पिता का नाम बता सकते हो या फिर बेगम हजरत महल के पिता का नाम बता सकते हो, जो लखनऊ यानी अवध का नवाब था जिसको बंगाल निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कोई बता सकता है उसका क्या नाम था? तो उसका जवाब आपको ही बताना है। तो देखो इसमें 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। किसके में? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा था ये। देखो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया ब्रिजेश कादर को नवाब बना करके। उसके अलावा बरेली के बारे में भी जान लो, बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। दिल्ली से पूछा जाता है बहादुर शाह जफर जो द्वितीय हुआ था उसके द्वारा किया गया था।
और कानपुर से भी पूछा जाता है, नाना साहब और तात्या टोपे इन दोनों ने किया था। बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे संबंधित हैं। और मथुरा से देवी सिंह, इसे याद रखना, मथुरा से देवी सिंह ने किया था। मेरठ से कदम सिंह, ये भी पूछा जाता है। और इलाहाबाद से किया था लियाकत अली। उसके अलावा बनारस से भी किया था लियाकत अली ने, इलाहाबाद और बनारस से। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो तकरीबन देखो 10-15 हैं ये नेतृत्वकर्ता जो 1857 में विद्रोह हुआ था। घोट कर पी जाओ अच्छे से, 5-10 बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएंगे, करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट, इसी को ब्लैक कानून कहा जाता है, याद रखना। देखो, इस रोलेट एक्ट के बारे में बताऊं कि 10 दिसंबर 1917 को ब्रिटेन में एक कमेटी बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष बनाया गया था सर सिडनी रोलेट को। ठीक है, और इसी कमेटी से यह कहा गया था कि हमें आपको बताना है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं उनके लिए हमें क्या उपाय करना है। तो फिर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 15 अप्रैल 1918 को। कब? 15 अप्रैल 1918 को। और कहा था कि ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी क्रांतिकारी अगर घटना होती है तो उसे बिना मुकदमा चलाए उसमें गिरफ्तारी की जाए, और बिना मुकदमा चलाए उसमें गिरफ्तारी की जाए और फिर उन्हें सजा भी दे दी जाए। तो फिर ये 18 अप्रैल 1919 को कानून पास हुआ था और इसी को नाम दिया गया था रोलेट एक्ट। ठीक है, इसको ब्लैक लॉ या काला कानून भी कहा जाता है। और ऐसा कहावत है इसके बारे में कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी इसी को कहा जाता है। किसको? ब्लैक लॉ को, बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। तो यह कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1919 में। आगे देखो, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के जो नरम दल के नेता हुआ करते थे उनकी पद्धति बताना है, किस प्रकार की हुआ करती थी। क्या वो असहयोग थे? क्या उदारवादी थे? अनुकूल प्रविघटन थे? या अविधेयक थी उनकी जो नीतियां थी? तो देखो, इसका सही जवाब होगा जो कांग्रेस के नरम दल के नेता हुआ करते थे उनकी यानी जो पद्धति थी वो उदारवादी थे। इसी वजह से उन्हें उदारवादी दल कहा जाता था, उदारवादी दल के नेता कहा जाता था। एक था उग्रवादी यानी गरमपत्ती यानी गरम दल, वो उग्रवादी हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग को शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने कब नियुक्त किया था? तो देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1917 में। देखो, इस सैडलर आयोग के बारे में बताऊं आपको कि 1917 में सरकार के द्वारा माइकल थोड़ा ऐसा ही नाम है, जीवंटा ले जाती है। देखो, 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, ब्रिटिश जो सरकार हुआ करती थी उसने। और देखो, सैडलर आयोग में पूछा जा सकता है कि भारतीय कौन शामिल थे? तो इसमें भारतीय 2 सदस्य शामिल थे। एक तो था आशुतोष मुखर्जी और दूसरा था जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय थे इसमें। और इसके द्वारा कुछ सिफारिशें भी दी गई थी, जैसे कि सिफारिशों में शामिल था इंटरमीडिएट कक्षाएं जो विश्वविद्यालय से थी वो अलग हो जाएं, और स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। इसके अलावा एक और सिफारिश थी इसकी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति की भी नियुक्ति की जाए। तो काफ़ी फेमस हो जाता है ये शिक्षा में सुधार हेतु जो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो बनाया था, ये 1917 में बनाया था। और याद रखना, इसकी अध्यक्षता की गई थी माइकल सैडलर के द्वारा, इसी वजह से इसको नाम दिया गया सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो कब बना था? 1917 में। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट देखो, अब सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आप सभी को। तो देखो, इसका सही जवाब क्या होगा? 12 अगस्त 1965 को। तो देखो, आप सभी को पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मुनरो ने नेतृत्व किया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह एक पक्ष में, उसके साथ मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, तो इन तीनों को मुनरो ने हरा दिया था और ये उसके लिए मजबूर हुए थे अंग्रेजों से संधि करने के लिए। 1765 में संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, आप सभी को पता होगा। उस संधि के तहत ही देखा जाए तो इसने जो शाह आलम सेकंड था अंग्रेजों को
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी। पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इतना याद रख लेना, 1765 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन है एक साइड में और मुख्यालय देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो ये तो सही दिया हुआ है, गोरखपुर में है। एक सेकंड पानी पी लूं। तो देखो, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्वी का तो हो गया गोरखपुर में, दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है फिर? तो देखो, इसमें ये तो गलत है, दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है। तो कहाँ है ये? कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पर? कोलकाता में। यही गलत है, कोलकाता। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता में, याद रखना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये बिलासपुर में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, तो ये तमिलनाडु राज्य के श्री पेरम्बूर में है। कहाँ पर? उसके तमिलनाडु में पड़ता है। वैसे तो तमिलनाडु में भी देखा जाए तो कहाँ पर है? श्री पेरम्बूर में राजीव गांधी का मुख्यालय, वो जो है राजीव गांधी युवा विकास संस्थान का मुख्यालय। और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो कब हुई थी? याद रखना, 1993 में हुई थी इसकी स्थापना। आगे देखो, एक साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी साइड में दिया हुआ है समीपवर्ती नगर। तो देखो, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? देखो, इसमें चंद्रप्रभा में अगर देखा जाए तो इसका आंसर अगर चंदौली होता तो वो सबसे 100% सही होता, लेकिन चंदौली इसमें दिया हुआ नहीं है। तो चंदौली के पास देखा जाए तो वाराणसी पड़ता है। जैसे चंदौली जो पड़ता है बिहार से सीमा लगाता है, और चंदौली से सीमा लगाता है ये वाराणसी, सभी को पता होगा। सोनभद्र से भी लगाता है चंदौली जो है। ठीक है, तो देखो, चंद्रप्रभा का मिलान होगा आपका वाराणसी से, तो ए का हो जाएगा 4। करेरा वन्य जीव कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी अच्छा है, करेरा के बारे में बता दूँ, ये पड़ता है झांसी में, तो इसका बी का 2 हो जाएगा। जयसमंद कहाँ पड़ता है? ये जो अभ्यारण्य है जयसमंद, ये पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पर? जयसमंद पड़ता है उदयपुर में, राजस्थान में पड़ता है ये। और नाहरगढ़ भी काफ़ी फेमस है, तो ये जयपुर में पड़ता है, ये भी राजस्थान में है। तो देखो, ए का तो होगा 4, बी का 2 होगा, सी का हो जाएगा 5 और डी का होगा 1। तो 4 2 5 1 देखना है ऑप्शन में, 4 2 5 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है? कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई में से। तो देखो, कोचीन प्राकृतिक है, मुंबई भी, विशाखापट्टनम भी, लेकिन ये जो चेन्नई है ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई। और मुंबई देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये मुंबई, याद रखना। नेक्स्ट देखो, केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जो केरल की समुद्री तटीय बालू है उसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? यानी मोनोजाइट जो रेत है केरल की, उसमें कौन से पाए जाते हैं? नहीं, मोनोजाइट तो खनिज है, खनिज केरल में जो रेत है उसमें काफ़ी प्रमुख मात्रा में पाया जाता है देखा जाए तो। उसके अलावा ये देखना है, मोनोजाइट तो इसमें दिया हुआ नहीं है, इन चारों में देखना है कौन सा पाया जाता है। तो देखो, इल्मेनाइट भी पाया जाता है, जिरकोन भी पाया जाता है, सिल्मेनाइट भी पाया जाता है, टंगस्टन, तो ये चारों ही पाई जाती हैं जो समुद्री तटीय बालू है ना केरल में उसमें। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, ऑप्शन डी। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में कौन सा क्षेत्र है भारत का जो नहीं आता है इन चारों में? तो देखो, भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है ना,
कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है, दक्कन का जो क्षेत्र है, याद रखना वो भूकंपीय क्षेत्र से सुरक्षित है, उसमें भूकंप नहीं आते हैं। आपने देखा होगा जो हिमालय क्षेत्र है भारत का, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र या फिर गुजरात का जो क्षेत्र है, इन सभी में काफ़ी भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, कर्नाटक का पठार जो क्षेत्र है, उसमें नहीं आते हैं, तो ये भूकंप से सुरक्षित माना जाता है। आगे देखो, दुलस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर है? दुलस्ती, बगलिहार, ये सभी पढ़े होंगे आपने। तो याद रखना ये जो दुलहस्ती स्टेशन है ना, ये बना हुआ है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध किस पर है? ये जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। इसके अलावा बगलिहार भी है इस पर। और देखो उरी और तुलबुल ये भी पूछी जाती हैं, ये दोनों झेलम नदी पर हैं। उरी और तुलबुल, दुलहस्ती, बगलिहार और एक और है चिनाब पर, वो मुझे याद नहीं आ रही है, उसको बताओ आप कौन सी हो सकती है। दुलहस्ती और बगलिहार तो चिनाब पर हैं, उसके अलावा उरी और तुलबुल ये झेलम पर हैं। ठीक है, आगे देखो, भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। भारत का जो प्रादेशिक जल है वो कहाँ फैला हुआ है, कितने क्षेत्र तक? प्रादेशिक जो जल है कहाँ तक है भारत की प्रादेशिक सीमा? देखो देखा जाए तो भारत की जो प्रादेशिक सीमा है वो तट रेखा से मापी जाती है और तकरीबन 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील तक है इसकी। कितनी है जो प्रादेशिक सीमा है वो मानी जाती है 12 समुद्री मील तक भारत की, याद रखना। आगे देखो, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी है? देखो ताप्ती, नर्मदा, इन सभी के बारे में पढ़ा हो आपने, तो ये रिफ्ट घाटी से ही, नहीं रिफ्ट घाटी पूछी है, नहीं सही है, रिफ्ट घाटी से ही बहती है। ताप्ती और नर्मदा दोनों बहती हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, यानी खम्बात की उसमें क्या बोलते हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं ये दोनों नदी और एस्चुरी का निर्माण करती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखना। और ये रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं दोनों नदियाँ, जो हैं जो खम्बात की खाड़ी है उसमें जाके गिरती हैं ये। आगे देखो, खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो खादर मिट्टी तो अधिकतर नदियों के द्वारा ही लाई जाती है, सभी को पता होगा। जो बाढ़ के मैदान होते हैं अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है खादर मिट्टी जो है, जैसे भांवर, तराई, खादर, बांगर, इस तरह से बांटा जाता है मिट्टियों को। ठीक है, फिर एंड में डेल्टाई मिट्टी भी पाई जाती है। तो देखो ये काफ़ी फेमस है, तो ये बाढ़ के मैदान में पाई जाती है खादर मिट्टी जो होती है और काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है, याद रखना। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर को ही कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को कहते हैं बांगर, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? देखो जोग जलप्रपात ये पहले था, ये जो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात कहा जाता था ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा पहले था, अब नहीं है। अब कौन सा है? अब कुंचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा, जो वराही नदी पर पड़ता है, वो भी कर्नाटक में है वैसे तो, याद रखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शरावती नदी पर है ये जोग जलप्रपात जो है, लेकिन ये भारत का पहले था बड़ा, अब नहीं है। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है अब कुंचिकल जलप्रपात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरावती नदी पर है। आगे देखो, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं? अभ्रक संसाधन, देखो एक दो क्वेश्चन और है आज की क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो देखो इसका सही जवाब होगा, भारत में सर्वाधिक अभ्रक जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। किसमें? राजस्थान में। अभ्रक उत्पादन में देखा जाए तो भारत में राजस्थान का एकाधिकार सा है, इसमें ये उत्पादित करता है 3/4 भाग अभ्रक का। अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है राजस्थान और उसका भी 3/4 भाग करता है। समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान अभ्रक उत्पादन के लिए। आगे देखो, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसी पर मिलते हैं आकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और नीलगिरी की सबसे ऊंची भी चोटी पूछी जाती है तो दोदा बेटा है, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर है, याद रखना। लेकिन ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, अन्नामुड़ी है,
याद रखना, सबसे ऊंची जो चोटी दक्षिण भारत की अन्नामुड़ी जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है, याद रखना। इसका सही जवाब होगा नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं आपके सामने। कैसे लगे सभी क्वेश्चन बताना है आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर भी करना है आपको, जिससे कि मैं भी आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूं। अब मिलते हैं आगे अगली क्लास में। बाय।